नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ मिलिंद के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान के बारे में। पिछली वाली वीडियो में हमने गुजरात अभियान के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था और आज हम सभी उत्तर भारत के जो आपके रणथंभौर अभियान है, चित्तौड़ जो सबसे प्रमुख अभियान रहा, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं अभियानों से पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण 3 अभियान हैं अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत में। अगर हम बात करें तो वो है आपका पहला तो मैंने आपको पढ़ा दिया है गुजरात अभियान, दूसरा आपका चित्तौड़ और तीसरा रणथंभौर अभियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतर से वीडियो की। उम्मीद है आप सभी लास्ट तक वीडियो तक बने रहेंगे और इस वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे। तो चलिए, हमें पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान के बारे में। जो 2 अभियान थे, मुल्तान अभियान और गुजरात अभियान, पिछली वीडियो में हमने जान लिया था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उसका परिचय अगर आपको जानना है तो पिछली वाली वीडियोस देख लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं इसके तीसरे अभियान की, जो कि है रणथंभौर अभियान। अगर हम बात करें तो 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था, लेकिन यहाँ पर ये खुद सेना का नेतृत्व करने नहीं गया था। इसके 2 प्रमुख सेनापति थे, एक का नाम था उलूग खां और एक का नाम था नुसरत खां। तो ये 2 सेनापति थे। अधिकतर अलाउद्दीन खिलजी सेना का नेतृत्व करने नहीं जाएगा, सिर्फ 2 प्रमुख अभियानों में ये सेना का नेतृत्व करने गया, उसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें 1299 में इसने किया था गुजरात अभियान। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी करता है रणथंभौर अभियान। हम पढ़ने वाले हैं अब रणथंभौर अभियान के बारे में। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है रणथंभौर अभियान। मैं लिख देता हूँ अच्छे से। 1301 में किया गया कौन सा अभियान? रणथंभौर अभियान। आप साथ ही साथ मेरे साथ नोट भी करते चलेंगे। मैं टॉपिक लिखूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप नोट भी करते चलिएगा। रणथंभौर अभियान 1301 में होता है रणथंभौर अभियान, यानी कि रणथंभौर पर आक्रमण किया जाता है। एक बहुत ही प्रमुख अभियान है। रणथंभौर राजस्थान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था और उस समय इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी रणथंभौर की। यानी कि अगर कोई शासक रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है तो समझ लीजिए कि उसे राजस्थान को जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके पहले के शासक जो जलालुद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी के पहले, उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसने रणथंभौर पर अभियान तो किया था परंतु वह सफल नहीं हो सका था, क्योंकि यहाँ का जो शासक था हम्मीर देव बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। और ये चौहान वंश का शासक था, वही चौहान वंश जिसके शासक बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और एक शासक के बारे में आपने पढ़ा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और जिसने मोहम्मद गौरी को कई बार हराया भी था, वैसे उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें तो तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था और दूसरे युद्ध में उसे पराजित होना पड़ेगा। तो उसी पृथ्वीराज का वंशज है हम्मीर देव, जो रणथंभौर पर शासन करता है। तो अगर हम बात करें रणथंभौर आपका कहाँ पर है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि जो आपका ये रणथंभौर है ये आपका राजस्थान में स्थित है। आप ये भी जानिए साथ साथ कि कौन कहाँ स्थित है, मैं आपको बताते चलूँगा। तो ये जो आपका रणथंभौर है ये राजस्थान में स्थित है। 1301 में इस पर आक्रमण किया जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये ज़रूरी था कि यह उसे जीते, नहीं तो हमेशा रणथंभौर का खतरा उसकी दिल्ली सल्तनत पर बना रहता। तो इसलिए इस पर आक्रमण किया जाता है। अगर हम बात करें कि आखिर रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, इसका शासक कौन था, अगर हम बात करें कि रणथंभौर पर शासन कौन करता था, इसका शासक कौन था, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि रणथंभौर का शासक था हम्मीर देव। हम्मीर देव था यहाँ का शासक। अगर हम बात करें कि हम्मीर देव किस वंश का शासक था, तो ये था चौहान वंश का शासक। चौहान वंश, वही वाला चौहान वंश जहाँ जिसके शासक थे पृथ्वीराज चौहान।
तो रणथंभौर का शासक था हम्मीरदेव और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। इसकी सेना तो शक्तिशाली थी ही, लेकिन इंडिविजुअल ये भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। यानी कि लेखकों ने इसके बारे में लिखा है कि इसके पास ये इतना बलशाली था कि ये हाथी के सिर पर मुक्का मार देता था तो हाथी बेहोश हो जाता था। सोचिए कितना शक्तिशाली रहा होगा। वैसे कवियों के द्वारा अतिशयोक्ति की जाती है, लेकिन जब वो इतना बलशाली था तो ये तो है कि वो बलशाली रहा होगा, इसलिए ऐसा कहा गया है। यानी कि उसका शरीर बहुत मजबूत रहा होगा। तो शासक कौन था? हम्मीरदेव था। और 1301 में आक्रमण होता है रणथंभौर पर। आक्रमण होता है 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण का जो आक्रमण होता है उसमें हम्मीरदेव विजयी हो जाता है। अगर हम बात करें प्रथम चरण तो आप देखेंगे आक्रमण 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण का जो आक्रमण है आप देखेंगे, प्रथम चरण का आक्रमण होता है उसमें एक तरफ हम्मीरदेव होता है और दूसरी तरफ कौन होते हैं? तो दूसरी तरफ होते हैं उलूग खां और नुसरत खां। प्रथम चरण में क्या होता है कि पहले अलाउद्दीन खिलजी वैसे हल्का मानकर इस शासक को भेज देता है और अपनी सेना को भेजता है और अपने 2 सबसे योग्य सेनापति जिसका नाम है उलूग खां और नुसरत खां, जिन्होंने गुजरात अभियान अच्छे से किया था, वहाँ पर विजय प्राप्त की थी, उनको रणथंभौर में आक्रमण करने के लिए भेज देता है। ये प्रथम चरण था। हम्मीरदेव और उलूग खां आपस में भिड़ते हैं, यानी कि ये दोनों सेनापति सेना का नेतृत्व करते हैं। आप देखेंगे ये नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करता है किसकी सेना की? अलाउद्दीन खिलजी की सेना के। तो क्या होता है कि हम्मीरदेव इसमें बहुत भयंकर लड़ा और बहुत ही सख्ती से लड़ा और इसमें क्या हुआ कि इसने इसे पराजित कर दिया। यानी कि इस सेना को, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, खिलजी की सेना पराजित हो गई। खिलजी की सेना पराजित हो गई, प्रथम चरण वाले में पराजित हो गई। और साथ ही साथ क्या हुआ कि इसी युद्ध में नुसरत खां की हत्या हो गई या नुसरत खां की मृत्यु हो गई। नुसरत खां की मृत्यु हो गई। अब जब उसके सबसे योग्य सेनापति की मृत्यु हो गई तो अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि हम्मीरदेव ने नुसरत खां का वध कर दिया। यानी कि इस युद्ध में नुसरत खान की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब इसकी हत्या हो गई तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और जब क्रोधित हुआ तो दोबारा फिर से सेनाएं भेजी गईं और इस बार स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आया सेना का नेतृत्व करने के लिए। और ये पहला अभियान था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी एज अ दिल्ली का सुल्तान बना और उसके बाद पहला ये युद्ध था जिसमें वह सेना का नेतृत्व करने आया था। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को संभालने के बाद पहला अभियान कौन सा किया था, यानी कि जिसमें खुद उसने सेना का नेतृत्व किया था, तो वो था रणथंभौर अभियान। तब होता है इसके बाद आप देखेंगे इसका द्वितीय चरण। द्वितीय चरण होता है, द्वितीय चरण की बात करें तो इस बार आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो आप देखेंगे एक तरफ आपके हम्मीरदेव, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ और कोई इतना अच्छा तरीके से आपको बताएगा नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। हम्मीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या है कि हम्मीरदेव एक छोटे से राज्य का शासक है और उसका कोई मदद भी नहीं करता है। एक ही राज्य पर कई बार हमले किए जाएंगे तो कमज़ोर हो जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने भी इस पर आक्रमण किया था। प्रथम चरण में इस पर आक्रमण हुआ ही और उसी साल दूसरा भी आक्रमण होता है। हम्मीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी हम्मीरदेव पर आक्रमण करता है। तो धीरे धीरे शक्तियाँ भी क्षीण हो जाती हैं। और इसी युद्ध में क्या हुआ कि आप नोट कर लिख लीजिएगा, नोट कर लिख दीजिएगा कि हम्मीरदेव के 2 सेनापति थे जिनका नाम था रणमल तथा रतिपाल। रणमल तथा रतिपाल हम्मीरदेव के 2 प्रमुख सेनापति थे। ये कौन थे? तो ये
हम्मीर देव के प्रमुख सेनापति थे, प्रमुख सेनापति थे। और इन्होंने क्या किया कि ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए, यानी कि हम्मीर देव को इन दोनों ने धोखा दे दिया। तो आप लिखेंगे हम्मीर देव को धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। और कभी कभी हिस्ट्री पढ़ो, जब पता चलता है कि भारतीय शासकों के जो मंत्री हुआ करते थे बहुत ही ख़राब होते थे, अक्सर वो धोखा ही दे देते थे, कोई ना कोई उनमें धोखा ही दे दिया करता था। तो इससे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कभी कभी कि काश हम ये जीत जाते, लेकिन क्या हुआ कि किसी ने धोखा दे दिया। उसी तरीके से हम्मीर देव बहुत ही शक्तिशाली शासक था। अगर उसके दो प्रमुख सेनापति रणमल तथा रतिपाल, जिनका नाम था, ये धोखा न देते, पीठ पर खंजर न भोंकते, तो क्या होता, अलाउद्दीन खिलजी यह भी युद्ध जीत नहीं पाता। लेकिन जब दो प्रमुख सेनापति ने ही धोखा दे दिया, उन्होंने रणथंभौर किले के द्वार खोल दिए, तो क्या हुआ कि जीत मुश्किल हो गई हम्मीर देव के लिए। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजयी हो जाता है। आप लिख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ और हम्मीर देव पराजित हुआ। इस वाले में हम्मीर देव विजयी हुआ था और इसके सेना के नेतृत्व करता, यानी कि उसकी अलाउद्दीन खिलजी की सेना पराजित हो गई थी प्रथम चरण में। ये दोनों चरण 1301 में ही हुए हैं, उसी वर्ष हुए हैं, तुरंत ही हुए हैं, बस मैं चरण के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इन दोनों ने धोखा दे दिया था, इसलिए क्या हुआ कि हम्मीर देव पराजित हो गया। तो ये सारी बातें आप लिख चुके होंगे, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में। अब जब इन्होंने धोखा दे दिया, तो इस युद्ध को जब अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है तो वो हम्मीर देव की हत्या कर देता है, यानी कि आप कह सकते हैं हम्मीर देव की मृत्यु हो गई, की मृत्यु हो गई, हम्मीर देव की मृत्यु हो गई। और जब हम्मीर देव की मृत्यु हो जाती है तो उसकी महल की जितनी भी रानियां थीं उन्होंने, या जितनी भी महिलाएं थीं, उन्होंने जौहर कर लिया। तो आप लिखेंगे कि हम्मीर देव की मृत्यु के बाद आप लिखेंगे कि इसके बाद हम्मीर देव की महल की महिलाओं ने जौहर कर लिया, महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर करने का मतलब कि आत्मदाह कर लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जौहर कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो क्या हुआ कि जब हम्मीर देव के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया तो उसकी महल की जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने जौहर कर लिया। अब ये जौहर क्यों किया जाता था, इसे हमें समझना होगा कि जो ये मुस्लिम शासक थे, यानी कि जो ये खिलजी आक्रांता थे, ये जब भी किसी राज्य पर हमला करते थे, वहाँ पर अधिकार कर लेते थे, राजा की हत्या कर देते थे, उसके बाद क्या होता था कि इनकी सेना महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा खराब व्यवहार करती थी। और ऐसे ही इन्होंने कई जगह किया, यानी कि पिछले समय में देखेंगे तो ऐसे कई जगह हुआ। इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे ये भी प्रथा पनपी कि जब भी कोई ऐसा शासक हमला करेगा जो महिलाओं की इज्जत ना करता हो और बहुत ज़्यादा अत्याचार करता हो, तो उनसे बचने के लिए महिलाओं ने अपने सतीत्व को बचाने के लिए जौहर अपनाया। यानी कि जौहर इसलिए किया जाता था कि अगर आपके जो पति हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं या शासक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद सारी महिलाएं जौहर कर लेती थी कि कोई उनके साथ दुर्व्यवहार ना कर पाए। तो अगर हम बात करें तो हम्मीर देव की सारी महिलाओं ने क्या कर लिया था, महल की सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया था। परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में या किस अभियान में पहली बार जौहर को आंखों से देखा या जौहर को देखा, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत सारे साथी ये जानते हैं कि चित्तौड़, क्योंकि पद्मावती मूवी देखी है तो बता देंगे कि चित्तौड़ वाला जो अभियान था उसी में देखा होगा, वही टिक लगा देते हैं और बिल्कुल गलत हो जाता है। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने जौहर प्रथा
यहीं पर देखी थी, जो थी रणथंभौर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रणथंभौर होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जौहर होना यहीं पर देखा था। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने जौहर यहीं पर देखा। तो आप लिख लीजिए कि अलाउद्दीन ने प्रथम बार जौहर यहीं पर देखा, यहीं पर देखा। अगर हम बात करें कि जौहर प्रथा का वर्णन किस में मिलता है, यानी कि कैसे पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जौहर देखा था, तो अमीर खुसरो की एक पुस्तक है, आप लिख लीजिएगा, अमीर खुसरो की पुस्तक है। उस पुस्तक का क्या नाम है, नोट कर लीजिएगा। अमीर खुसरो की पुस्तक है जिसका नाम है खज़ाइन उल फुतूह। खज़ाइन उल फुतूह, खज़ाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की एक पुस्तक है जिसे हम तारीख़ अलाई भी कहते हैं। इस पुस्तक का अन्य नाम क्या है? तारीख़ अलाई। तो ये जो पुस्तक है, इसी पुस्तक में जौहर प्रथा का वर्णन किया गया है। आप लिखेंगे जौहर का उल्लेख इसी में मिलता है, जौहर का उल्लेख। कभी कभी पुस्तकों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जौहर प्रथा का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि खज़ाइन उल फुतूह, जिसके राइटर कौन है ये भी पूछ लेता है कि खज़ाइन उल फुतूह किसने लिखा है, तो वो है अमीर खुसरो। अगर हम बात करें जौहर की, तो थोड़ा हम इसमें अच्छे से जान लेते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका जौहर होता है ये क्या होता है। तो जौहर तब किया जाता है जब राज्य का शासक, या कह सकते हैं कि पति, जब जैसे क्या होता है कि राजस्थान में जो राजपूत हैं वहाँ पर क्या होता है कि महिलाएं महल में रहती हैं और युद्ध करने के लिए पुरुष बाहर जाते हैं। और जब युद्ध होता है, तो जब ये पता चलता है कि युद्ध जीत रहे हैं तो कुछ नहीं, तब तो खुशी मनाई जाती है। लेकिन जब ये पता चलता है कि युद्ध हार रहे हैं हम सभी, यानी कि अब युद्ध हार जाएंगे, अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो जो महिलाएं होती थी, क्योंकि सबके हस्बैंड जो पति हैं वो युद्ध करने जाते थे, तो सबको पता है कोई बचकर वापस लौटने वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में वो जौहर कर लेते थे जिससे उनका कोई दुरुपयोग ना कर सके। और ऐसी प्रथा भी थी, तो सती हो जाती थी, या कह सकते हैं जौहर हो जाती थी कि कोई बाहरी आक्रांता उनका दुरुपयोग ना करे। तो ये जौहर कितने प्रकार का होता था? तो 2 प्रकार का जौहर होता था। एक था आपका अग्नि जौहर, जिसे तो सभी जानते हैं कि अग्नि जौहर होता है, लेकिन जो दूसरा आपका था वो है जल जौहर। और पहली बार जल जौहर के उल्लेख भी यही मिलता है, जल जौहर, जल जौहर। अगर हम बात करें अग्नि जौहर की, तो जो हम्मीर देव की पत्नी थी रंग देवी, तो आप लिखेंगे हम्मीर देव की पत्नी, हम्मीर देव की पत्नी, जिनका नाम है रंग देवी। रंग देवी ने किया था अग्नि जौहर। और हम्मीर देव की पुत्री थी, आप लिखेंगे हम्मीर देव की पुत्री थी, जिनका नाम था देवल्दे। देवल्दे उनका नाम था। और देवल्दे ने किया था जल जौहर, यानी कि किसी तालाब में, या आप कह सकते हैं कि जो महल में होते हैं ना, उसी में कूद कर इन्होंने क्या किया था कि आत्महत्या कर ली थी। कहने का मतलब जौहर कर लिया था, इसे जौहर कहा जाता है। तो एक होता है अग्नि जौहर और एक होता है जल जौहर। तो जो पुत्री थी उन्होंने, जिनका नाम था देवल्दे, यहाँ से जल जौहर का उल्लेख मिलता है। और जो पत्नी थी रंग देवी, उन्होंने किया था अग्नि जौहर। अगर हम बात करें तो एक चीज़ आप और नोट कर लीजिएगा कि जो पुरुष थे, अगर वो वहाँ पर शहीद हो जाते थे तो उसे केसरिया होना कहते थे। यानी कि जैसे हम्मीर देव की हत्या हो गई, वीर गति को वो प्राप्त हो गया, तो हम्मीर देव ने केसरिया किया।
हम्मीरदेव ने क्या किया, जैसे महिलाओं ने क्या किया, जौहर किया, वैसे हम्मीरदेव ने किया केसरिया। पुरुषों के लिए क्या होता था, केसरिया, यानी कि जब पता चल जाता था शासक को कि अब जीतना मुश्किल है तो सर पर केसरिया रंग की पगड़ी बांधकर वो अंतिम सांस तक लड़ते थे, उसे हम कहते हैं केसरिया। तो हम्मीरदेव ने केसरिया किया था। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछी जाती है। और जहाँ पर केसरिया और जौहर दोनों हो जाता था उसे हम कहते हैं साका। तो आप लिख लीजिएगा, ये बात भी कोई बताने वाला नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिएगा कि साका कब होता है, एक टर्म है, बहुत ही शुद्ध टर्म है साका, कि जब जहाँ पर जौहर भी हो जाता है और प्लस केसरिया यानी कि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं केसरिया पगड़ी बांधकर, तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं उसे हम साका कहते हैं। आप केसरिया लिखकर ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, कि जब शासक को या आप लिख लीजिएगा जब सेना को यह पता चल जाता है या शासक को यह पता चल जाता है कि अब जीतना संभव नहीं है तो वो अपने सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी बांधकर अंतिम सांस तक लड़ते हैं और उसे हम केसरिया कहते हैं। और जब महिलाएं जौहर कर लेते हैं तो जौहर है। तो जौहर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये दोनों जहाँ पर हो जाते हैं तब वो साका कहलाता है, वो साका कहलाता है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। इसके बाद हम चित्तौड़ अभियान पढ़ेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं चित्तौड़ अभियान के बारे में। बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स में निर्भीक होकर पूछ सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। आपको कोई आवश्यकता है, कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे प्यारे साथी। मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प हो सके। और बेहतर तरीके से देखिए, हिस्ट्री को आनंद लेकर पढ़िए। अगर आप इसे सरदर्द बनाकर पढ़ेंगे तो ये सरदर्द बन जाएगी, और अगर आप इसे एंजॉय से पढ़ेंगे, ऐसा विजुलाइज करेंगे कि कैसे युद्ध हुआ होगा, काश मैं वहाँ होता, देखता, ये सारी चीज़ें जैसे मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा हूँ। और ग्रेजुएशन मैंने इसी से किया है, यानी कि कर भी रहा हूँ, ग्रेजुएशन हिस्ट्री से मैं ही कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, हमारी संस्कृति के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती है। तो इतिहास को इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो इससे आसान विषय कोई नहीं है, और अगर सरदर्द से पढ़ेंगे तो इससे कठिन विषय भी कोई नहीं है, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है, बहुत ही डिटेल में है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले अभियान के बारे में। 1301 में रणथंभौर अभियान तो हो गया, लेकिन इसके बाद इसी के समीप का, या आप कह सकते हैं इसकी सीमा से जुड़ा एक और राज्य था जिसका नाम था चित्तौड़। और इस बार अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, यानी कि चित्तौड़ अभियान करता है। आप देखेंगे 1303 ईस्वी में होता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान किया जाता है 1303 में किया जाता है चित्तौड़ अभियान। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, चित्तौड़ अभियान परीक्षा में इससे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये जो रणथंभौर अभियान है, चित्तौड़ अभियान है और गुजरात अभियान, ये तीनों अभियान अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आप उधर देखेंगे तो उसमें दक्षिण भारतीय अभियान में वारंगल हो गया, द्वार समुद्र हो गया, मदुरई हो गया और पांड्य अभियान, ये सारे महत्वपूर्ण हैं जिनसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो चित्तौड़ अभियान की बात करें तो ये भी आपका राजस्थान में ही स्थित है, समीप का ही राज्य था रणथंभौर के। और अगर हम बात करें यहाँ का शासक कौन था, तो यहाँ के शासक का नाम है महारावल रतन सिंह। क्या है नाम? महारावल रतन सिंह यहाँ के शासक का नाम है। एक मूवी भी आपने देखी होगी, पद्मावती मूवी। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, थोड़ा इतिहास आपको समझने में
आइडिया आएगा। वैसे सारी चीज़ें उसमें सत्य नहीं है, थोड़ा मसाला मिर्च मार कर बनाया जाता है मूवीज़ को, एकदम डायरेक्टली हिस्ट्री ही लिख देंगे तो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं, तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी क्योंकि उसमें चित्तौड़ अभियान के बारे में ही बताया गया है, इसलिए मैंने कहा है। तो मूवीज़ देखिए तो कोशिश कीजिए इतिहास से जुड़ी देख लीजिए, तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी वैसे ही। तो 1303 में होता है चित्तौड़ अभियान। यहाँ के शासक हैं महारावल रतन सिंह, बहुत ही अच्छे शासक थे। और आप देखेंगे जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उन्हीं के वंशज हैं, महाराणा प्रताप जो होंगे उन्हीं के वंशज में है महारावल रतन सिंह। तो ऐसे आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे भी शासक थे। चित्तौड़ हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। अगर हम बात करें कि चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया गया, तो इसके दो कंडीशन हैं, यानी कि दो कारण है। पहला कारण इतिहासकार मानते हैं और दूसरा कारण कई लोग मानते हैं और इतिहासकार उतना नहीं मानते हैं। तो हम दोनों कारणों के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार क्या मानते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों हुआ, तो आप लिखेंगे कि इतिहासकार के अनुसार क्या हुआ, जब गुजरात अभियान किया जा रहा था, तो चित्तौड़ ने गुजरात जाने का रास्ता नहीं दिया था, या चित्तौड़ ने रास्ता नहीं दिया था। तो जो इतिहासकार मानते हैं वो यह मानते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान कर रही थी, जहाँ के शासक रायकर्ण बघेला थे, हमने पिछली वीडियो में जाना, तो जब गुजरात अभियान कर रही थी तो जो रास्ता था वो चित्तौड़ से होकर जाता था। लेकिन चित्तौड़ ने उस समय क्या किया था, जो महारावल रतन सिंह थे उन्होंने गुजरात अभियान जब अलाउद्दीन ने किया तो उन्होंने रास्ता नहीं दिया, उन्होंने रोक दिया कि हमारे यहाँ से होकर ना जाइए गुजरात, हम आपको नहीं जाने देंगे। तो ये चीज़ें थी, इससे अलाउद्दीन ने तब से दिमाग में फिट कर लिया था कि आगे हम इस पर भी अभियान करेंगे, इस पर भी आक्रमण करेंगे, क्योंकि दिल्ली का सुल्तान, और वो इतना ख़तरनाक सुल्तान था, और उसके ईगो को हर्ट कर दिया कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो वो छोड़ने वाला तो है नहीं, और छुड़ा तुम सकते ही नहीं, क्योंकि शक्तियाँ उसकी बहुत ज़्यादा हैं और सेनाएँ भी बहुत ज़्यादा हैं और घोड़े ओड़े तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो सेना भी मजबूत है, अच्छा कार्य भी कर रहा है, यानी कि खतरनाक शासक है, पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया है, दक्षिण भारत में भी अभियान कर रहा है। तो वो चित्तौड़ को वैसे तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, इतिहासकार ये मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत ग्रंथ की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ है। और अगर हम बात करें तो 1540 में, अब इतिहासकार क्यों नहीं मानते उसे भी मैं आपको बताऊंगा कि इसे क्यों एकदम सत्य नहीं मानते। आप लिखेंगे 1540 में एक लेखक थे जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। लेखक का क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी, ने एक महाकाव्य लिखा, आप कह सकते हैं महाकाव्य लिखा। महाकाव्य लिखा। उस महाकाव्य का क्या नाम था अगर हम बात करें तो उस महाकाव्य का नाम था पद्मावत उस महाकाव्य का नाम था। परीक्षा में पूछा जाएगा कि पद्मावत जो महाकाव्य है वो किसकी रचना है, तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी की। तो मैं साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते हुए चलूँगा। ओके, तो और परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि गुजरात अभियान का कारण क्या था, तो चित्तौड़ ने रास्ता नहीं दिया था, ये भी कारण था, एक ही ध्यान रखिएगा। तो 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी, यानी कि एक महाकाव्य लिखा, जो कि एक महाकाव्य है, यानी कि इसे गाकर भी पढ़ा जा सकता है। तो महाकाव्य लिखा जो है पद्मावत। और इसके अनुसार क्या है कि इसमें उल्लेख किया गया कि जो महारावल रतन सिंह थे, इनकी पत्नी का नाम था पद्मावती या पद्मिनी।
मतलब कहीं कहीं पद्मिनी भी मिलता है। तो पद्मावती जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और अलाउद्दीन खिलजी कहीं ना कहीं इनके सौंदर्य में फंस चुका था, या इन्हें प्राप्त करने के लिए ही, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए ही इसने क्या किया था, चित्तौड़ अभियान किया था। क्योंकि उस समय कहा जाता है कि पद्मावती के इतना सुंदर सौंदर्य वाला पूरे भारत में कोई नहीं था, यानी कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी। और इस ग्रंथ में उनकी सुंदरता का भी वर्णन किया गया है। ऐसा भी बताया गया है कि पद्मावती सिंघल द्वीप की रहने वाली थी। सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका जिसे हम कहते हैं, श्रीलंका की रहने वाली थी। वहाँ से महारावल रतन सिंह पद्मावती को लाए थे और विश्व सुंदरी थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय आसपास के राज्यों में उतनी सुंदर महिला कहीं नहीं थी। और इन्हीं को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन, क्योंकि अलाउद्दीन इनके सौंदर्य में एकदम वो हो चुका था, पागल हो चुका था। आप मूवी भी देखेंगे तो उसमें ऐसा ही दिखाया गया है। और वहाँ पर क्या होता है कि इसीलिए उसने आक्रमण किया। तो आप लिख लेंगे कि इस ग्रंथ के अनुसार, पद्मावत ग्रंथ के अनुसार आप लिखेंगे कि महारावल रतन सिंह की, महारावल रतन सिंह की पत्नी, जिनका नाम था पद्मावती, या कहीं कहीं पद्मिनी भी मिलता है, तो पद्मावती आप लिख लीजिए, पद्मावती ये आप लिख सकते हैं अत्यंत सौंदर्यवान थी, सौंदर्यवान थी। और इन्हीं पद्मावती से पद्मावती के सौंदर्य से मोहित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो महारावल रतन सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था पद्मावती, और इन्हीं के उसमें मतलब जो मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा कि इसी के कारण चित्तौड़ पर अभियान किया गया। लेकिन इतिहासकार इसे गलत मानते हैं। क्यों गलत मानते हैं? तो उसका रीज़न ये है कि घटना जो है वो 1303 की है और ये पुस्तक लिखी गई है 1540 में। आप देखेंगे लगभग 237 वर्षों का गैप है, यानी कि लगभग 250 वर्षों का अंतर आ जाता है घटना हुए और पुस्तक लिखने में। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोई बात होती है तो बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है और बहुत सालों से कही आ रही है, कहानियों की तरह चल रही है, तो धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, मनगढ़ंत चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो अगर ये पुस्तक उसी समय में लिखी जाती तो इतिहासकार इस पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये बहुत ही दिन बाद लिखी गई। कहाँ 303 और कहाँ 1540, तो आप देखेंगे बहुत दिनों बाद ये लिखी गई। और इतने दिनों बाद लिखी गई तो आप देखेंगे कि तब शेरशाह सूरी कह सकते हैं या हुमायूं का शासन चल रहा होगा दिल्ली पर, क्योंकि ऐसे ही शेरशाह सूरी और हुमायूं शासन कर रहे थे। तो 1540 में हम मान सकते हैं कि हुमायूं का शासन या शेरशाह सूरी का शासन चल रहा था। एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा, उस समय की बात है। और ये युद्ध है खिलजी वंश का। इसके बाद आएगा तुगलक वंश, फिर आएगा सैयद वंश, फिर आएगा लोधी वंश, और फिर आएगा कहीं पर आपका मुग़ल वंश। तो मुग़ल वंश में के समय में ये लिखी गई थी, इसलिए माना गया कि ये बहुत ही मतलब उतना अच्छा इसमें लिखा नहीं गया है। मतलब बातें अच्छी लिखी गई हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो ईयर्स का अंतर है, इसलिए इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं कि मतलब घटनाओं में जो इसमें वर्णित है उतना सत्य नहीं होगा। इतिहासकार ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं सारी चीज़ें। हाँ, हमारे रामायण महाभारत को भी ऐसे
कह देते हैं कि इसमें सारी चीज़ें वैसे लिखी हैं। तो इतिहासकार हमेशा साक्ष्य पर विश्वास करते हैं, जिनके सबूत उपस्थित हो उन्हें ही मानते हैं। तो इसके साथ अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ, कई साथी सोच रहे होंगे मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है, अपने कॉलेज का ड्रेस से पहनकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आया कॉलेज से, मैंने सोचा लाओ बना लेता हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। अब वीडियोज़ में रेगुलर डाला करूँगा, चाहे जो हो, चाहे जितना बिजी रहूँ, लेकिन वीडियोज़ आपके लिए बना दूंगा। तो ये मेरे कॉलेज का ड्रेस ही है। अगर हम बात करें तो ये युद्ध होता है, इस युद्ध का भी नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी स्वयं करता है। तो आप लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रतन सिंह, महारावल रतन सिंह। अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे से युद्ध होता है। आप मूवी में भी देखेंगे तो कई दिनों तक अलाउद्दीन खिलजी लगभग 6 महीनों तक घेरा डालकर रखता है चित्तौड़ के किले पर। उसके बाद फिर आक्रमण होता है। कई बार कोशिश की जाती है कि संधि हो, लेकिन संधि नहीं होती है। अलाउद्दीन खिलजी फिर आक्रमण करता है, और क्योंकि महारावल रतन सिंह बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, और राजपूत को तो आप जानते हैं कि वो झुकते नहीं हैं। तो उसके बाद आप देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत शक्तिशाली थी और रावल रतन सिंह को कोई मदद करने नहीं आया, ना आसपास के राज्य ने उनकी मदद की। तो क्या हुआ कि इस युद्ध में महारावल रतन सिंह पराजित हो जाते हैं, इनकी हत्या भी हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी विजयी हो जाता है। अब विजयी हो जाता है तो चित्तौड़ के किले को जीत लेता है। परंतु यहाँ पर भी आप लिखिएगा कि रावल रतन सिंह की महल की महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर कर लिया, इन सभी ने अग्नि जौहर भी किया था। अगर हम बात करें पद्मावती, तो पद्मावती ने भी जौहर कर लिया था। तो आप लिख लेंगे कि आपको याद रहे पद्मावती ने अग्नि जौहर कर लिया था। पद्मावती ने जौहर कर लिया था, या हम कह सकते हैं अग्नि जौहर किया था। अग्निकुंड में सारी महिलाएं कूद गई थी और ये जौहर हुआ था। ये दूसरा एग्जाम्पल था अलाउद्दीन के, जब उसने अभियान किया और उसने जौहर को देखा। और ऐसा कहा जाता है, इस पुस्तक में भी वर्णित है पद्मावत, कि जिस लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इतना संघर्ष किया पद्मावती को पाने के लिए, उसने इतना ज़्यादा चीज़ें की। उन्होंने अपने राज्य से ध्यान हटाकर चित्तौड़ पर ही पूरा लगा दिया था। 6-7 महीने तक घेरा डाला और बहुत प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन पद्मावती को वो प्राप्त नहीं कर सका। क्योंकि आप देखेंगे मूवी में भी तो ऐसे फाटक खुलता है और तब तक पद्मावती जौहर कर लेती है और अलाउद्दीन खिलजी उससे काफ़ी दूर ही रह जाता है, उसे देख भी नहीं पाता है। तो ऐसे हैं हमारी भारतीय महिलाएं। शक्ति है तो लक्ष्मीबाई बन जाएंगी, और प्राण देने की बात हो तो उसमें भी अग्रसर रहेंगी। वैसे पद्मावती बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली भी थी। इस पुस्तक में ऐसा बताया गया है कि युद्ध कला में भी निपुण थी। एक बार महारावल रतन सिंह को, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो महारावल रतन सिंह ने को अलाउद्दीन खिलजी ने कैद भी कर लिया था। तो छुड़ाने के लिए पद्मावती गई थी अपनी सेना लेकर। तो ये सारी बातें थी चित्तौड़ अभियान। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसके साथ एक चीज़ और नोट कर लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ क्या हुआ कि चित्तौड़ का इसने नाम बदल दिया। चित्तौड़ का नाम बदल दिया, आप लिखेंगे चित्तौड़ का नाम बदल दिया। चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया, तो आप लिखेंगे चित्तौड़ का नाम बदल कर खिजराबाद कर दिया। खिजराबाद कर दिया। अभी खिजराबाद क्यों किया, तो आप देखेंगे कि जो चित्तौड़ था उसे इसने जीत लिया। खिजराबाद इसलिए किया, आप देखेंगे तो क्योंकि इसके पुत्र का नाम, अलाउद्दीन का पुत्र था एक, जिसका नाम था, आप लिखेंगे अलाउद्दीन का पुत्र, जिसका नाम था खिज्र खां।
अभी वो वाला खिज्र खां नहीं था जो सैयद वंश का स्थापना करेगा, ये इसका पुत्र था खिज्र खां, लिख लीजिएगा खिज्र खां। और इसी के नाम पर इसने खिजराबाद क्या किया, नाम रखा और इसे वहीं पर नियुक्त कर दिया। चित्तौड़ में खिज्र खां को नियुक्त कर दिया। नियुक्त कहाँ किया, तो चित्तौड़ में। कहाँ पर, तो चित्तौड़ में, यानी कि वहाँ का एज अ गवर्नर बना दिया, या कह सकते हैं इख्तियार बना दिया कि आप यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए। तो ये सारी चीज़ें हुई। चित्तौड़ का नाम भी इसने बदल दिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ पूरी वीडियो यहाँ पर समाप्त ही कर दूंगा, यानी कि पूरा ये टॉपिक ख़त्म ही कर देता हूँ उत्तर भारतीय अभियान को। तो अच्छे से समझिएगा सारी चीज़ें, क्योंकि अब फिर से एक पार्ट और ना बनाना पड़े। इसके बाद हम दक्षिण भारतीय अभियान पढ़ लेंगे अच्छे से, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट और रुक जाइए, सारे टॉपिक मैं यहाँ पर आपके क्लियर कर देता हूँ। बेहतर वीडियो होगी, सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में समझ आ जाएंगी। गुजरात अभियान अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि जो मलिक काफूर था उसी अभियान में नुसरत खां ने मलिक काफूर को ख़रीदा था खंबात बंदरगाह से, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। वहाँ के शासक का नाम भी जानना जरूरी है, क्योंकि पूछ सकता है कि गुजरात अभियान करते समय गुजरात का शासक कौन था, तो वो था राय कर्ण बघेला, इसलिए गुजरात अभियान भी महत्वपूर्ण है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आप देखेंगे 1305 में करता है एक और अभियान। 1305 में होता है एक और अभियान। अगर हम बात करें कि इस अभियान का कहाँ पर किया गया, तो 1305 में होता है जालौर अभियान। जालौर अभियान। अगर हम बात करें जालौर का शासक कौन था, तो यहाँ का शासक था कान्हड़ देव। कान्हड़ देव यहाँ का शासक था। यहाँ का शासक था कान्हड़ देव। और इस बार किया जाता है जालौर अभियान। और इस अभियान का रिजल्ट क्या होता है कि संधि हो जाती है। क्या हो जाता है, संधि हो जाती है। अगर हम बात करें कि इस अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था, खिलजी सेना का नेतृत्व इस अभियान में कौन कर रहा था, तो आप लिख लीजिएगा खिलजी सेना का नेतृत्व। परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है कि, क्योंकि नेतृत्वकर्ता ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी खुद अभियान करने नहीं गया था, उसने अपने एक मंत्री को भेजा था या सेनापति को भेजा था जिसका नाम था, खिलजी सेना का नेतृत्व कर रहा था आइन उल मुल्क मुल्तानी। आइन उल मुल्क, आइन उल मुल्क ने इस सेना का नेतृत्व किया था। आइन उल मुल्क ने इस सेना का नेतृत्व किया था। अगर हम बात करें तो क्या हुआ इस सेना का रिजल्ट, तो इसमें क्या हुआ कि इस अभियान में क्या हुआ, संधि हो गई, यानी कान्हड़ देव तथा अलाउद्दीन खिलजी की सेना, या आप कह सकते हैं अलाउद्दीन के मध्य क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। इस अभियान में कोई रिजल्ट नहीं आया था, कोई युद्ध नहीं हुआ था, संधि हो गई थी। और इस संधि के चलते क्या हुआ था कि कान्हड़ देव ने अपने पुत्र वीरम देव को दिल्ली सल्तनत भेज दिया था। वीरम देव को दिल्ली सल्तनत भेज दिया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कान्हड़ देव और अलाउद्दीन के सेना में युद्ध हुआ और फिर संधि हो गई। जब संधि हो गई तो कान्हड़ देव ने अपने पुत्र को क्या किया कि वीरम देव जो था इसका पुत्र, उसे दिल्ली सल्तनत भेज दिया। पहले ऐसे ही होता था कि गारंटी के तौर पर एक कोई प्रिय वस्तु दे दी जाती थी, कि जैसे ये नहीं कि अभी संधि की हो, जब तक हम राज्य पहुंचे तब तक तुम फिर से विद्रोह कर दो। तो राजा क्या करता था कि कुछ गारंटी दे दो भैया कि तुम फिर से धोखा नहीं दोगे। तो राजा अपनी प्रिय चीज़ दे देता था राजा को।
तो क्या हुआ, यहाँ पर कान्हड़ देव के लिए सबसे प्रिय चीज़ उसका पुत्र है, तो उसने अपने पुत्र को दरबार में भेज दिया। अब दरबार में भेज दिया तो विद्रोह कर नहीं सकता, नहीं तो उसका पुत्र तो वहीं है, वहीं पर कैद कर लिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी। तो इसीलिए वीरम देव को दिल्ली सल्तनत भेजा एज अ गारंटी के रूप में, और इसने वहाँ पर कार्य भी किए। वीरम देव दिल्ली सल्तनत में आएगा और यहाँ पर मंत्री पद पर रखा भी जाएगा, आप देखेंगे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहेगा। इसकी कहानी अभी आगे रिलेट होगी, ये चीज़ें आप नोट कर लिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगले अभियान के बारे में। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आइन उल मुल्क मुल्तानी इसका नाम है, मुल्तानी। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, आइन उल मुल्क मुल्तानी, ओके। इसने नेतृत्व किया था। इसके बाद आप देखेंगे तो 1305 में ही होता है एक और अभियान, 1305 में ही होता है एक और अभियान। अगर हम बात करें कि 1305 में एक और अभियान होता है, इस अभियान का नाम है मालवा अभियान। मालवा अभियान वर्तमान का मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर अभियान किया जाता है, मालवा अभियान आप देखेंगे। और यहाँ का शासक कौन था, तो आप नोट कर लीजिएगा कि मालवा अभियान जो है, यहाँ का शासक आपका है महलक देव, महलक देव। और यहाँ पर भी सेना का नेतृत्व आइन उल मुल्क मुल्तानी के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 ही अभियान थे जिसमें 3 अभियान थे जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने खुद सेना का नेतृत्व किया था, और सारी क्या था कि नेतृत्वकर्ता को दिया था, यानी कि जो उसके मंत्री थे, सेनापति थे या किसी विशेष पद पर थे, उन्हें ही क्या दे दिया था, दावेदारी दे दी थी कि जाओ तुम राज्य को शामिल कर आओ। तो ऐसे ही आइन उल मुल्क की, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको नेतृत्वकर्ता के नाम याद रखने होंगे, ये ज़रूरी है। और चित्तौड़ अभियान में तो अलाउद्दीन खिलजी खुद गया था, हमीर देवाली में और गुजरात अभियान में तो बहुत ही ज़रूरी है, उसे नोट कर लीजिएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर युद्ध होता है, यहाँ का शासक महलक देव होता है। तो एक तरफ महलक देव और दूसरी तरफ बात करें तो होता है आइन उल मुल्क मुल्तानी, आइन उल मुल्क। आगे आप मुल्तानी लिख लीजिएगा। तो युद्ध होता है, ये सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि ये कौन था, ये नेतृत्वकर्ता था, नेतृत्वकर्ता, ये शासक नहीं था, ये खिलजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। इसमें महलक देव पराजित होता है, आइन उल मुल्क मुल्तानी विजयी होता है, और मालवा जो क्षेत्र है इस पर भी अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य हो जाता है। तो आप लिखेंगे इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि मालवा पर खिलजी का आधिपत्य हो गया, मालवा पर खिलजी का आधिपत्य। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इस अभियान से इसने खूब सारा धन भी प्राप्त किया था, क्योंकि इसने धारा नगरी, उज्जैन को खूब लूटा, उज्जैन को खूब लूटा और बहुत सारा धन प्राप्त किया, तथा बहुत सारा धन प्राप्त किया, बहुत सारा धन प्राप्त किया। तो ये अभियान भी इम्पॉर्टेंट था, बहुत सारा धन इससे प्राप्त हुआ। अब बचता है अंतिम अभियान, बीच में 1-2 छोटे मोटे अभियान हुए, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक अभियान और बचा है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो आप इसे नोट कर लिए। फिर हम बात करते हैं, गला फंसने लगता है पानी न पियो तो। सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलिए, बहुत ही बेहतर क्लास होने वाली है ये वाली, एकदम सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए हमें क्या करना है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, इससे प्रश्न पूछ ही लिया जाता है हर बार, तो इसमें कुछ छोड़ना नहीं है कि छोड़ दिया इसे, कहीं प्रश्न पूछा जाए। एक वैसे ही हिस्ट्री के 3-4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें भी अगर आपने इसका छोड़ दिया और कहीं इसी से प्रश्न आ गया, गलत हो गया, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ, रैंक तो वैसे ही नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो महत्वपूर्ण शासक हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी हुआ, आपके अकबर हुए, इन सब के बारे में अच्छे से हम पढ़ें।
इसके बाद आप देखेंगे तो बीच में छोटे मोटे एक दो अभियान और हुए, लेकिन जो महत्वपूर्ण था वो होता है 1311 में। आपको अभी मैं यहाँ से लिंक कराऊंगा, जो 1305 का अभियान है यहीं से लिंक होगा आपका 1311 होगा, क्योंकि 1311 में फिर से किया जाता है जालौर अभियान। जालौर अभियान, आप कहेंगे कि एक बार संधि तो हो गई थी, लेकिन फिर क्या अभियान कर दिया, ऐसे क्या चीज़ आ गई, क्या संधि टूट गई, क्या हुआ, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए 1305 में जालौर अभियान हुआ। कान्हड़ देव ने संधि कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी से, और फिर क्या हुआ कि उसने अपने पुत्र वीरम देव को दिल्ली सल्तनत भेज दिया था। यहीं पर पॉइंट है कि जब उसने अपने पुत्र को दिल्ली सल्तनत भेजा तो इसका पुत्र वीरम देव जो था, आप लिखेंगे कान्हड़ देव के पुत्र का क्या नाम था, तो कान्हड़ देव के पुत्र का नाम था वीरम देव। वीरम देव ये कहाँ आ गया था, तो ये दिल्ली सल्तनत आ गया था, दिल्ली आ गया था, तो ऐसा लिख लीजिए दिल्ली आ गया था। और जब दिल्ली आ गया तो आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अलाउद्दीन की पुत्री जिसका नाम था फिरोजा, अलाउद्दीन की पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा, तो आप देखेंगे कि इसका नाम क्या था, फिरोजा था। और ये जो फिरोजा थी ये वीरम देव से प्रेम करने लगी थी। जब दिल्ली सल्तनत वीरम देव आया जो कान्हड़ देव का पुत्र था, तो इससे फिरोजा प्रेम करने लगी थी। और जब प्रेम करने लगी तो फिरोजा ने अपने पिताजी को बताया, अपने अब्बा को बताया, कि अलाउद्दीन से बताया कि मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। फिर अलाउद्दीन ने यह प्रस्ताव वीरम देव के सम्मुख रखा, कान्हड़ देव के सम्मुख रखा। और जब ये रखा ये प्रस्ताव, तो क्या हुआ कि वीरम देव ने ठुकरा दिया ये प्रस्ताव कि मैं शादी नहीं करूंगा। एकदम एटीट्यूड में आ गए और अलाउद्दीन खिलजी को एटीट्यूड दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शासक है। यानी कि उसने अपने घर वालों को नहीं छोड़ा, अपने चाचा को मार डाला और दिल्ली सल्तनत पर फिर उसे गद्दी मिली। उसके सामने तुम एटीट्यूड दिखाओगी कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह नहीं करूंगा। और इससे फिरोजा बहुत ज़्यादा दुखी भी हुई, और कहा जाता है कि फिरोजा ने आत्महत्या भी कर ली थी जब उसका प्रस्ताव ऐसे ठुकराया गया। और इससे अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ, और जब बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ तो क्रोध आता है तो वो युद्ध ही करता है। और फिर उसने किया जालौर का अभियान। और जालौर का अभियान होता है, तो अगर हम बात करें तो इस बार युद्ध होता है कान्हड़ देव और वीरम देव, जो बाप बेटे हैं, ये एक साथ लड़ते हैं। किससे, तो यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं जाता है, क्योंकि वो जानता था कि कहीं इसकी ही हत्या ना हो जाए। और दिल्ली सल्तनत को खाली छोड़ना उचित नहीं था उस समय, क्योंकि सबकी निगाहें दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर ही लगी होती थी। इसलिए इस सेना का नेतृत्व किया कमालुद्दीन गुर्ग ने। कमालुद्दीन गुर्ग नाम के सेनापति ने इस सेना का नेतृत्व किया था, खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। तो आप लिख लीजिएगा खिलजी सेना का नेतृत्व किया। और जब खिलजी सेना का इसने नेतृत्व किया तो कान्हड़ देव, वीरम देव एक साथ लड़े कमालुद्दीन गुर्ग के विरुद्ध, परंतु इस युद्ध में कान्हड़ देव, वीरम देव पराजित होते हैं। कमालुद्दीन गुर्ग विजयी होता है और जालौर को भी खिलजी सीमा के अंदर, यानी कि दिल्ली सल्तनत की सीमा के अंदर शामिल कर लेता है। और इन दोनों की हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। हत्या तो कर ही दी गई, इसके साथ अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम भी बदल दिया। आप लिखेंगे कि जालौर का नाम बदलकर, जालौर का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। जलालाबाद कर दिया, जलालाबाद कर दिया, नाम बदला, जलालाबाद कर दिया। और अपनी पुत्री के वियोग में आप देखेंगे
या आप कह सकते हैं कि अपनी पुत्री के लिए मकबरा का निर्माण वहीं पर कराया। तो आप देखेंगे कि फिरोजा का मकबरा, फिरोजा का मकबरा कहाँ पर पड़ता है? तो जालौर में ही पड़ता है, क्योंकि अपनी पुत्री की याद में वहीं पर इसने क्या किया था, या आप कह सकते हैं जलालाबाद जैसे हम कहते हैं, तो जालौर में ही फिरोजा का मकबरा भी बनवा दिया। तो अगर शादी कर लेते तो जान बच जाती है, लेकिन नहीं की तो अलाउद्दीन खिलजी का ईगो हर्ट हुआ और फिर उसने सबको समाप्त ही कर दिया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है अलाउद्दीन खिलजी, और उत्तर भारत के ये जो अभियान है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बेहतर तरीके से उत्तर भारत अभियान समझा दिया है। इसके बाद हम दक्षिण भारतीय अभियान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसने बहुत सारे अभियान किए थे तो सबको पढ़ना ज़रूरी है। दक्षिण भारत में वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई, पांड्य अभियान, ये सारे अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हमें जानना है। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, इन सबको भी समझना है, थोड़ा थोड़ा समझना है। एसएससी में थोड़े प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन अच्छे से समझना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।